इतिहास की हम बात कर रहे थे और आज उस कड़ी में हमारी तीसरी क्लास है। और देखिए पहले भी मैंने बताया था आपको कि आप कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक बीच में से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, फर्स्ट पे जाके फर्स्ट क्लास से अटेंड कीजिए। और उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और जहाँ पे राजस्थान इतिहास की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आप क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज टॉपिक सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज हमारी थर्ड क्लास है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत में हम फर्स्ट वाला ले रहे थे, कौन सा? अभिलेख शिलालेख, ठीक है। उसमें हम अगर क्रम वाइज बात करें तो 9 शिलालेखों की बात कर चुके। आज हम 10वें शिलालेख की बात कर रहे हैं, 10th की 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख कौन सा है? दधिमती माता का शिलालेख। कौन सा? दधिमती माता का शिलालेख। दधिमती माता का शिलालेख। शिलालेखों में पहले ही हमने एक बात की थी, क्या कि आप शिलालेखों की 2-3 चीजें ध्यान रखना, क्योंकि सन का तो इतना कुछ आता नहीं है राजस्थान इतिहास में, क्योंकि बहुत मतलब कंट्रोवर्सी है किस गाइड में, किस सब्जेक्ट में, किस में कौन सी सन दे रखी है, किस में कौन सी सन दे रखी है, ठीक है। तो आप सन का तो नहीं, एक तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है किसी शिलालेख में तो वो देख लीजिए। दूसरी चीज देख लीजिए कि शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, एक तो। और एक और बात, शिलालेख में मतलब उसकी लिपि और उसकी भाषा के संदर्भ में, ठीक है। कोई स्पेशल चीज प्राप्त हुई है किसी शिलालेख में तो वो बस 3-4 चीजें हैं शिलालेखों से, बस इतना सही आता है। तो दधिमती माता का शिलालेख वैसे है 608 ईस्वी का। कब का? 608 ईस्वी का। 608 ईस्वी का दधिमती माता का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? दधिमती माता। अब कल्चर से एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर होता है। दधिमती माता ये कहां, इसका मंदिर कहां बना हुआ है? दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है गोट मांगलोद। कहां बना हुआ है? दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद। और आप मतलब टॉपिकों को, कल्चर के टॉपिकों को यहीं से क्लियर करके पढ़िए, क्योंकि आप कितने सारे मंदिर पढ़ोगे उसमें क्या करना है, उसमें हो सकता है दधिमती माता का मंदिर नहीं आया। कल्चर के जो मंदिर वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछता है तो वो कहां से पूछता है, कोई जैसे उसके संदर्भ में दूसरी सब्जेक्ट में कुछ पढ़ा हो, हमने ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा हो कि वो चीज कहाँ है, तो उस चक्कर में तो उसके अकॉर्डिंग साथ में करके पढ़िए। तो आधे से मंदिर, आधे से जो चीज हमें मिल रही है, जैसे दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद से, कल्चर का क्वेश्चन है वैसे, दोनों तो क्वेश्चन बन रहे हैं। गोट मांगलोद कहाँ पे? नागौर में। वर्तमान में भी ये नागौर में ही है। नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो चेंज नहीं हुआ, अभी ये नागौर ही में ही है। गोट और मांगलोद 2 अलग अलग गांव है, उनकी बॉर्डर पे एक मंदिर बना हुआ है, दधिमती माता का मंदिर। उस मंदिर की दीवार से प्राप्त है दधिमती माता का शिलालेख। गोट मांगलोद नागौर में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, गोट मांगलोद में क्या है? जिप्सम की खानों का भंडार है, ये चीज भी ध्यान रखना। सर्वाधिक जो जिप्सम की खानों का भंडार है वो यहीं पे, जिप्सम खानों का भंडार। तो जिप्सम के लिए भी प्रसिद्ध है गोट मांगलोद का क्षेत्र। किसके लिए? जिप्सम के लिए। और एक इसके साथ दधिमती माता का एक चीज ध्यान रखना, ये दादीच, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन से? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। दादीच व दाहिमा, दादीच व दाहिमा ब्राह्मणों की कुल देवी। दादीच व दाहिमा ब्राह्मणों की कुल देवी। जब हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे ना कि ये माता की मतलब एक तो 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो कुल देवी और एक इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो और ये गोट मांगलोद क्षेत्र में बना हुआ है। और इसके बाद में ये है पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा? दधिमती माता का मंदिर पे, मंदिर की दीवार से प्राप्त। गोट मांगलोद नागौर क्षेत्र में जिप्सम के भंडार है। और दाइमा दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। जो गोट मांगलोद क्षेत्र है, गोट मांगलोद क्षेत्र जो नागौर में है, उसके आसपास के क्षेत्र को दाहिमा क्षेत्र कहा जाता है। बस ये और पॉइंट ध्यान रखना, जो गोट मांगलोद के आसपास का क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाहिमा क्षेत्र। दाहिमा क्षेत्र। तो दधिमती माता के शिलालेख के 608 ईस्वी के बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये मंदिर प्रतिहारकालीन महामारू शैली में बना हुआ है। ये शिलालेख नहीं, मंदिर, दधिमती माता का मंदिर है ना, ये प्रतिहारकालीन, जो प्रतिहार शासक है उनके काल में जो बने हुए मंदिर है उन्हें कहा जाता था प्रतिहारकालीन महामारू शैली में बना हुआ है। और ये जानकारी किससे प्राप्त होती है? जानकारी इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। महामारू
शैली में। और वैसे भी मंदिरों को देख के आप बता सकते हो किस शैली में बना हुआ है। तो प्रतिहारकालीन महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है दधिमती माता का मंदिर। इसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर दोनों के क्वेश्चन क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट शिलालेख की बात कर रहे हैं, जो 11 नंबर का शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख कब का है, वही चीज ध्यान रखना। जिस सन इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। कब का है, 625 ईस्वी का। बसंतगढ़ का शिलालेख पिंडरावा तहसील में है, एक ध्यान रखना। अभी इसका भी चेंज नहीं हुआ। पिंडरावा तहसील अभी भी कहां पे है, बसंतगढ़ का शिलालेख कहां पे, पिंडरावा तहसील में। पिंडरावा तहसील अभी जो नए डिस्ट्रिक्ट बने उसमें चेंज नहीं हुई, अभी भी पिंडरावा तहसील का है, बसंतगढ़ सिरोही में। और बसंतगढ़ सिरोही में कहां पे, बसंतगढ़ सिरोही में। तो पिंडरावा तहसील अभी भी बसंतगढ़ सिरोही में ही है। इसकी भाषा, इस शिलालेख की भाषा संस्कृत, और इस शिलालेख की लिपि, इसका ध्यान रखना, कुटिल लिपि। सबसे पहले एक पॉइंट यह शिलालेख, जैसे पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा था, दधिमती माता का मंदिर का शिलालेख जो प्राप्त हुआ था पश्चिमी राजस्थान का। उसके बाद में दूसरा, पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख, पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख में। इस शिलालेख में कितने श्लोक है, इस शिलालेख में 12 श्लोक है। कितने, इस शिलालेख में 12 श्लोक हैं। इस शिलालेख में 12 श्लोक है। ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है, शायद कांस्टेबल या किसी एग्जाम में आया था कि बसंतगढ़ के शिलालेख में कुल कितने श्लोक है, 12 श्लोक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले कांस्टेबल या किसी एग्जाम में आ चुका था। ठीक है, और इस शिलालेख को वर्तमान में कहां संग्रहित है, वर्तमान में है अजमेर में जो स्थित है राजपूताना संग्रहालय। अजमेर में जो राजपूताना संग्रहालय है वहां ये सुरक्षित है। अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में वर्तमान में यह सुरक्षित है, संरक्षित है। अगर आपको इसे देखना है तो अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में जाके देख सकते हैं। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थानी यादित्व शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, राजस्थानी यादित्व शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, यह क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। राजस्थानी यादित्व, राजस्थानी यादित्व, राजस्थानी यादित्व शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी शिलालेख में है। इसके बाद में कई इतिहासकारों ने इस शब्द का उल्लेख किया है, लेकिन सर्वप्रथम उल्लेख, राजस्थानी यादित्व शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में, बसंतगढ़ का शिलालेख 625। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें जानकारी क्या मिलती है, मेवाड़ का जो शासक है, मेवाड़ शासक शिलादित्य, मेवाड़ शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। दूसरी जानकारी मिलती है जावर माता के मंदिर के निर्माण की, जावर माता, जावर माता के मंदिर के निर्माण के बारे में, जावर माता के मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरी है इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सामंती व्यवस्था का, राजस्थान में सामंती व्यवस्था का उल्लेख, राजस्थान में सामंती व्यवस्था का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, बसंतगढ़ में। किसमें, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान में सामंती व्यवस्था का उल्लेख, राजस्थान में सामंती व्यवस्था का उल्लेख। तो बसंतगढ़ के शिलालेख 625 ईस्वी का, बसंतगढ़ का शिलालेख 625 ईस्वी का, सिरोही से, बसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त है। पिंडरावा तहसील में। बसंतगढ़ शिलालेख की भाषा संस्कृत लिपि, कुटिल लिपि में। बसंतगढ़ शिलालेख वर्तमान में कहाँ स्थित है, वर्तमान में अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में संग्रहित है। राजस्थान यादित्व शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ के शिलालेख में होता है। राजस्थानी यादित्व शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में होता है। उसके बाद में मेवाड़ के शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी बसंतगढ़ की शिलालेख से प्राप्त होती है। जावर माता के मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी बसंतगढ़ की शिलालेख से प्राप्त होती है। राजस्थान में सामंती व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ के शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सामोली के शिलालेख की।
तो अब हम बात करते हैं सामोली के शिलालेख की। नेक्स्ट, सामोली के शिलालेख। वही इसकी सन, सबसे पहले सामोली के शिलालेख सन 646 ईस्वी का। सन का ध्यान रखना, फिर से कंफ्यूजन मत होना। सन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें ध्यान रखना। सन का भी बहुत रेयर चांस है, ठीक है। सन का भी बहुत रेयर चांस है। सामोली का है कोटड़ा तहसील, कोटड़ा तहसील, कोटड़ा तहसील उदयपुर की, कोटड़ा तहसील उदयपुर की। भाषा, सामोली के शिलालेख की भाषा, सामोली के शिलालेख की भाषा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा में सामोली का शिलालेख 646 ईस्वी की, कोटड़ा तहसील उदयपुर में, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक शिलादित्य, मेवाड़ शासक शिलादित्य, इस मेवाड़ शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी, मेवाड़ शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी, मेवाड़ शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। मेवाड़ शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उदयपुर की कोटड़ा तहसील में है। ये वर्णन करता है किस चीज का? सामोली के शिलालेख में वर्णन मिलता है मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति का। तत्कालीन स्थिति कौन सी? राजनीतिक स्थिति, मेवाड़ की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, मेवाड़ की तत्कालीन आर्थिक और मेवाड़ की तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है। अब इतना तो देखिए कि मेवाड़ में प्राप्त हो रहा है, मेवाड़ के शासकों का वर्णन कर रहा है, तो जानकारी में मेवाड़ के अधिकतर मेवाड़ के शासकों के बारे में, मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति के बारे में जानकारी देता है। और मेवाड़ के शासक शिलादित्य है। तो सामोली का शिलालेख 646 ईस्वी का है कहाँ पे? कोटड़ा तहसील उदयपुर में, कोटड़ा तहसील उदयपुर में। मेवाड़ के शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख सामोली का शिलालेख, जिसकी भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा में रचित है। और मेवाड़ की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करने वाला शिलालेख सामोली का शिलालेख। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपराजित का शिलालेख। तो अब हम बात कर रहे हैं अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख। अपराजित क्या है? अपराजित तो कुछ नहीं है, लेकिन अपराजित एक राजा का नाम है। अपराजित का शिलालेख कहां से प्राप्त होता है? कुंडेश्वर से, कुंडेश्वर मंदिर उदयपुर, कुंडेश्वर मंदिर उदयपुर से, कुंडेश्वर मंदिर उदयपुर की दीवार से प्राप्त होता है। यहीं से एक क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए, कुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन और, कुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। कब का? 661 ईस्वी का। यह शिलालेख 661 ईस्वी का। अपराजित शिलालेख की भाषा संस्कृत, अपराजित शिलालेख की भाषा संस्कृत, अपराजित शिलालेख की लिपि, अपराजित शिलालेख की लिपि कुटिल। अपराजित शिलालेख कब का है? 661 ईस्वी का। अपराजित शिलालेख की भाषा संस्कृत, अपराजित शिलालेख की लिपि कुटिल लिपि। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? इस शिलालेख की रचना, इसको किसके द्वारा रचना की गई थी? दामोदर द्वारा। किसके द्वारा? इस शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? दामोदर। कौन सी शिलालेख की? अपराजित शिलालेख। अपराजित 661 ईस्वी का, इसकी रचना दामोदर द्वारा की गई थी। और इसके बाद में हम बात करते हैं, इसे उत्कीर्ण किसके द्वारा किया गया था? उत्कीर्ण किसके द्वारा किया गया था? यशोभट्ट। उत्कीर्ण किसके द्वारा किया गया था? यशोभट्ट द्वारा इस शिलालेख को उत्कीर्ण किया गया था। अपराजित शिलालेख, अपराजित ध्यान रखना एक राजा का नाम है, 661 ईस्वी का शिलालेख है। और इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी लिपि कुटिल है। पहले ही बोला था अपराजित क्या है? एक मेवाड़ का शासक है। उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में आता है, तो अपराजित क्या है? मेवाड़ शासक। मेवाड़ शासक
अपराजित के बारे में जानकारी या उसकी विजयों का उल्लेख, अपराजित की विजयों का उल्लेख। कौन से शिलालेख में? अपराजित शिलालेख में विजयों का उल्लेख। अपराजित के शिलालेख में अंतिम बात, यह मेवाड़ के शासकों की क्या है? तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। कौन सा? अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी का, और इसे दामोदर ने उत्कीर्ण किया था। यशोभट्ट द्वारा दामोदर ने इसकी रचना की थी, यशोभट्ट द्वारा इसको उत्कीर्ण किया गया था। और तत्कालीन मेवाड़ के शासकों का वर्णन करता है। और मेवाड़ में आपको पता है गुहिल वंश के शासकों ने शासन किया था। मेवाड़ में गुहिल वंश के शासकों को, उदयपुर वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, और मेवाड़ में गुहिल वंश के शासकों ने शासन किया था। तो गुहिल वंश के शासकों, और ये गुहिल वंश वही वंश है जिसकी हम आगे बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास में। गुहिल वंश के शासकों ने शासन किया था, उसकी विजयों का उसके बारे में उल्लेख मिलता है अपराजित के शिलालेख में। गुहिल वंश के शासक ही थे ये अपराजित। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? जोधपुर में आते हैं, उदयपुर से जोधपुर। तो अब हम बात करते हैं मंडोर का शिलालेख। नेक्स्ट, मंडोर का शिलालेख। मंडोर में एक बावड़ी है। मंडोर में बावड़ी है कब का? अच्छा, शिलालेख में वही ध्यान रखना, सन का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी 685 ईस्वी का है। 685 ईस्वी का मंडोर का शिलालेख। 685 ईस्वी का। मंडोर कहाँ है? जोधपुर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। मंडोर पे एक बावड़ी है। अब पूछे मंडोर की बावड़ी कहाँ है, तो ध्यान रखना जोधपुर में। वही आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन इसके साथ में क्लियर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। मंडोर में एक बावड़ी है। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। तो मंडोर की बावड़ी जोधपुर में। ठीक है, ये किसकी जानकारी देता है? मंडोर का शिलालेख। ये गुर्जर प्रतिहार वंश, लगभग 685 ईस्वी के आसपास का वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देता है। कौन सा शिलालेख? मंडोर का शिलालेख। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देता है मंडोर का शिलालेख। और प्रतिहार वंश की वंशावली या वंश के बारे में जानकारी देता है मंडोर का शिलालेख। और इसमें एक और बात है, मंडोर की शिलालेख में किसका वर्णन है? किसकी पूजा का? भगवान शिव व विष्णु की पूजा का उल्लेख। भगवान विष्णु व शिव की पूजा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो मंडोर की शिलालेख में। भगवान विष्णु व शिव की पूजा का उल्लेख। अच्छा, आपने पहले पढ़ा था, अब उसका आंसर आपको बताना है कि किस शिलालेख में भगवान विष्णु के मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक और ध्यान रखना, मंडोर में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है 837 ईस्वी का। किसके द्वारा बनवाया गया था? बाहुक द्वारा। बाहुक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के। किस वंश के? गुर्जर प्रतिहार वंश के। इसके द्वारा बाहुक द्वारा बनवाया गया था। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसमें भी वही भगवान विष्णु व शिव के बारे में जानकारी। भगवान विष्णु व शिव के बारे में जानकारी मिलती है मंडोर के शिलालेख से। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है मानमोरी का शिलालेख। सबसे अधिक क्वेश्चन इसी शिलालेख से आते हैं, मानमोरी के शिलालेख से। मानमोरी का शिलालेख, अधिकतर क्वेश्चन इसी शिलालेख से आते हैं। अभी फिलहाल लास्ट कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो इसी शिलालेख से आया था, उसकी भी बात करेंगे हम। मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी का। मानमोरी का शिलालेख केप का 713 है। कहां पे? मानसरोवर झील। कौन सी? मानसरोवर झील की पाल पर। मानसरोवर झील की
पाल। अब ये पाल क्या होती है किसी को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो राजस्थान का है उसको तो पता है, जो गांव का व्यक्ति है उसको तो पता है पाल क्या होती है। मानसरोवर झील की पाल है कहाँ? मानसरोवर झील की पाल चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। मानसरोवर झील की पाल चित्तौड़गढ़। पाल होती है जैसे जिसको बोलते हैं दीवार, जैसे किसी झील की, किसी बांध की, जैसे बांध वगैरह कोई भी ऐसे जलाकृति बनी हुई है उसकी जो दीवार बनी हुई होती है ना उसको पाल बोलते हैं। ठीक है, झीलों की किसी की भी दीवार बोलते हैं। जैसे पाल हमारे गांव में बनाए जाते थे, जैसे खेत हो ना, खेत के चारों तरफ पाल बनाई जाती थी। तो क्या जब रोड वाली, रोड की साइड पाल ऊंची बनाई जाती थी तो क्या रोड पे जब बारिश का पानी बह के आता था तो खेत में नहीं आता था, इसलिए पाल बनाई जाती थी। एक तो उससे वो नहीं आता था, एक पाल को क्या है ऊंची बनाया जाता है। डोले बोलते हैं, जो डोलियां बोलते हैं वो तो होती है छोटी, खेत में जो छोटी छोटी डोलियां बनाई जाती है, ठीक है, छोटी वाली दीवार। और पाल होती है ऊंची दीवार, जिसमें क्या होता है जानवर नहीं आ पाता सड़क से एक खेत से दूसरे खेत में, और सड़क से खेत में, और पानी नहीं आ पाता। ऐसे गोल आकृति में मजबूत बनाई जाती है, नीचे से गोल, नीचे से चौड़ी होगी, ऊपर जाते जाते ऐसे सिकड़ी होती जाती है, उसको बोलते हैं पाल। ठीक है, तो मानसरोवर झील की जो पाल बनी हुई है उसमें एक शिलालेख बना हुआ है, उसे मानमोरी का शिलालेख कहते हैं। अब मानसरोवर झील है तो झील में तो फूल खिलेगा ही। तो मानसरोवर झील के लेखक कौन है? सॉरी, मानसरोवर जो मानमोरी का शिलालेख है उसके लेखक कौन है? झील में क्या खिला? फूल। तो लेखक कौन हुए? पुष्प। ठीक है, मानसरोवर झील में क्या खिला? फूल। तो लेखक कौन हुए? पुष्प। अच्छा, इसको उत्कीर्ण किसने किया? मतलब फूल किसको चढ़ाना है? भगवान शिव को। किसको चढ़ाना है? भगवान शिव को। तो उत्कीर्ण किसके द्वारा? शिवादित्य द्वारा। उत्कीर्ण किसके द्वारा किया गया? शिवादित्य द्वारा। मानसरोवर झील की पाल पे जो शिलालेख है मानमोरी का शिलालेख, जिसे उत्कीर्ण किसके द्वारा? शिवादित्य द्वारा। किसके द्वारा? शिवादित्य द्वारा उत्कीर्ण किया गया। खोजकर्ता, इसको खोजा किसने? सबसे इंपॉर्टेंट, इसको खोजा किसने? और खोजा जिस शख्स ने, उसके बारे में आपको पता ही, राजस्थान के सबसे अधिक खोजा, राजस्थान को किसने खोजा था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो शिलालेख उसी तरह ध्यान रखना, इसके खोज करता सबसे, राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख की खोज किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड द्वारा। अब कर्नल जेम्स टोड एक बार क्या जा रहे थे? कर्नल जेम्स टोड एक बार इंग्लैंड जा रहे थे। तो ये इनकी आदत क्या थी? अंग्रेजों की आदत क्या थी? राजस्थान की जो इंपोर्टेंट राजस्थान के, भारत की जो इंपोर्टेंट चीज है उनको ये क्या करते थे? यहां से इंग्लैंड ले जाते थे। अब हवाई जहाज तो था नहीं, तो लेके जाते किससे जाते थे? जहाज से। तो उस टाइम ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड के बारे में कहा जाता है, तो कहने की बात तो कई बार ये कहा जाता है कि ये क्या है, राजस्थान के, जो राजस्थान से एक तो घोड़े, यहाँ के अधिकतर बहुत बड़ी संख्या में एक तो घोड़े और साथ में इंपोर्टेंट चीजें लेके जा रहे थे। तो उसके साथ साथ इन्होंने मानमोरी का शिलालेख है ना, इसको भी साथ में ले गए थे। अब समुद्र में जैसे जैसे क्या है, समुद्र में आज जैसे जैसे आगे बढ़े, तो जो नाविक, पहले मशीनों से नाव चलती नहीं थी, आदमियों के हाथों से नाव चलाई जाती थी, तो इस नाव में क्या वजन बहुत ज्यादा हो गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे एक जगह पे, पहले तो बेकार सामान है उसको उतारने की कोशिश की थी, उसको फेंका, तो पहले समुद्र में उसको फेंक दिया, फिर उसके बाद में इन्होंने फेंका था घोड़ों को। और उस जगह को आज भी ध्यान रखना, मतलब ये तो ऐसा तो कहा जाता है कि उसने बाद में घोड़ों को फेंका था। और उसके साथ साथ जो इंपोर्टेंट चीज है, वो इंग्लैंड ले जाते समय उन्होंने इस शिलालेख को तो कंफर्म समुद्र में फेंक दिया था। तो कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को, किसमें? समुद्र में फेंक दिया था, ऐसा कहा जाता है, समुद्र में फेंक दिया। अब इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले तो इस शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है, इस शिलालेख में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस शिलालेख में समुद्र मंथन का उल्लेख है। समुद्र मंथन का उल्लेख। तो मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी का मानसरोवर झील की पाल पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, जिसके लेखक पुष्प है, उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य है, खोजकर्ता कर्नल जेम्स टोड है। और जेम्स टोड इसको ले जाते समय समुद्र में फेंक गए थे, और इसमें समुद्र मंथन का उल्लेख है। अच्छा, इस शिलालेख में सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ में एक दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो इस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इससे कौन सा दुर्ग?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके बारे में हम कल्चर में बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य द्वारा। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य द्वारा। इस शिलालेख में जानकारी मिलती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चित्रांगद मौर्य द्वारा। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? मान मौर्य के शिलालेख 713 ईस्वी के शिलालेख से। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, इसमें और क्या जानकारी मिलती है। इसमें इस शिलालेख में 4 मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। इसमें 4 मौर्य शासकों की जानकारी, 4 मौर्य शासकों की जानकारी। कौन से? अब मैं से ध्यान रखना। महेश्वर, भीम, महेश्वर, भीम, भोज और मान। महेश्वर, भीम, भोज और मान। 4 मौर्य शासक महेश्वर, भीम, भोज और मान, 4 मौर्य शासकों की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। महेश्वर, भीम, भोज और मान। इसके बाद में बात करते हैं कि मौर्य शासकों द्वारा, मौर्य शासकों की अधिकतर जानकारी मिलती है इस शिलालेख में। तो मौर्य शासकों द्वारा लगाए गए करों की जानकारी, मौर्य शासकों द्वारा लगाए गए करों की जानकारी मान मौर्य की शिलालेख से मिलती है। अब जिसकी मैंने बात की थी कि पिछले कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था, वो यही था कि मानसरोवर झील का निर्माण, मानसरोवर, ये वही क्वेश्चन है, मानसरोवर झील का निर्माण, मानसरोवर झील का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन पिछली बार कांस्टेबल, इससे पहले कांस्टेबल की एग्जाम थी, उसमें आया था। मानसरोवर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मानसरोवर झील का निर्माण किया था मौर्य राजा मान के द्वारा। किसके द्वारा? मौर्य राजा मान के द्वारा। किसके द्वारा? मौर्य राजा मान के द्वारा। ठीक है, मानसरोवर का झील का निर्माण किसके द्वारा था? मौर्य राजा मान द्वारा। मौर्य राजा मानसरोवर द्वारा। इसमें एक जानकारी और मिलती है, सबसे लास्ट इसकी बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मान मौर्य के शिलालेख से। मान मौर्य के शिलालेख, इसमें मौर्य वंश की अधिकतर जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के उत्पन्न होने की जानकारी इसी शिलालेख से मिलती है। एकमात्र शिलालेख जिससे मौर्य वंश के उत्पन्न होने की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के उत्पन्न होने की जानकारी, मौर्य वंश को कहां से उत्पन्न होना बताया गया? मौर्य वंश के उत्पन्न होने की जानकारी कहां से है? तो मौर्य वंश के उत्पन्न होने की जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश तक्षक वंश, कौन सा? तक्षक वंश व अग्निवंश। मौर्य वंश को कौन सा? तक्षक वंश व अग्निवंश से उत्पन्न होने के बारे में इस शिलालेख में मौर्य वंश को तक्षक वंश व अग्निवंश से उत्पन्न होने की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।